नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है आंतरिक जल परिवहन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूरोप के आंतरिक मार्ग और सोवियत रूस के आंतरिक मार्ग। आंतरिक जल परिवहन से हमारा तात्पर्य ऐसे मार्ग से है या ऐसे परिवहन से है जो महासागरों या सागरों से अलग महाद्वीपीय भागों में जल परिवहन होता हो। यह एक राज्य से संबंधित भी हो सकता है और अनेक राज्यों के मध्य भी हो सकता है। आंतरिक जल परिवहन के मुख्य रूप से 3 साधन हैं: नदी, झील और नहर। नदियों का परिवहन के साधन के रूप में हम प्राचीन काल से ही प्रयोग करते आ रहे हैं। जहाज़ों के प्रयोग के साथ ही नदियों का जल मार्ग के लिए उपयोग और अधिक हो गया है। अनेक नदियां हैं जैसे डैन्यूब, विस्चुला, राइन, सिक्यांग, यांगटिसिकांग आदि का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता रहा है। नदियों के समान ही झीलों द्वारा भी आंतरिक जल परिवहन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलों का उपयोग आंतरिक जल परिवहन के लिए सबसे अधिक किया जाता है। यहाँ पर लगभग 2/3 आंतरिक जल परिवहन झीलों द्वारा ही होता है। ये झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो और ईरी है, जो परिवहन के रूप में प्रयोग में आती है। अफ्रीका की विक्टोरिया झील का आकार भी पर्याप्त है, परंतु इसके चारों ओर देश विकसित नहीं होने के कारण यहाँ पर जल परिवहन थोड़ा विकसित नहीं है। इसके बाद है नहरें। नहरें जो है वह नदी क्रम को संयुक्त करने का कार्य करती है। इनमें केवल जहाज या स्टीमर ही चल सकते हैं। इस प्रकार की नहरों का निर्माण प्राचीन काल में भी किया गया है और इस तरह की एक प्राचीन नहर चीन की विशाल नहर है। यांगटिसी और वांगो को मिलाने के लिए इस चीन की विशाल नहर का निर्माण किया गया था। साथ ही यह उत्तरी अमेरिका में शिकागो नहर झीलों के मिसिसिपी, मिसौरी क्रम को मिलाती है। कई ऐसी नहरें हैं जो 2 झीलों को मिलाने का कार्य करती है। आंतरिक जल परिवहन के विश्व में 4 प्रधान क्षेत्र हैं। पहला है यूरोप और पश्चिमी रूस के मैदानी भाग, जहाँ पर संयुक्त नहरों का प्रयोग कर परिवहन किया जाता है। यहाँ पर आंतरिक जल परिवहन का सघन भाग है। दूसरा है अमेरिका में आंतरिक जल परिवहन के 2 स्वरूप है, एक तो विशाल झीलों द्वारा और दूसरा जल की नदियों के द्वारा। और तीसरा है एशिया में चीन के उत्तरी मैदान में यांगटिसी नदी और उत्तरी पूर्वी भारत में गंगा नदी आंतरिक परिवहन का साधन है। चौथा है पूर्व सोवियत संघ की वोल्गा तथा डोन नदियों का पर्याप्त प्रयोग भी आंतरिक परिवहन के लिए किया जाता है। अब यूरोप के आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से हैं और इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। यूरोप के भीतरी जलमार्गों की दृष्टि में बहुत उन्नतिशील है। इस महाद्वीप की अधिकतर नदियां जो है वह नाव्य है। इस महाद्वीप में जर्मनी विशेष भाग्यशाली है, जहां अधिक नाव्य नदियां जर्मनी में ही पाई जाती है। जर्मनी में सबसे बड़ी कमी समुद्री किनारे की है। यहाँ बहुत सीमा तक नदियां इसे पूरा करती है। जर्मनी में औद्योगिक नगर जितने भी हैं वह नदियों के किनारे ही बसे हैं, इसलिए जर्मनी इसका अच्छा प्रतिनिधित्व भी करता है। यूरोप की महत्वपूर्ण और जर्मनी की सबसे बड़ी नदी जो है वह राइन नदी है। राइन नदी में समुद्री जहाज आ जा सकते हैं, इसलिए इससे इतना माल आता जाता है कि संसार में किसी भी नदी से नहीं गुजरता होगा। और वास्तव में राइन नदी जो है वह संसार की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। इस नदी के द्वारा उर्वरक, कोयला, रासायनिक पदार्थ, इस्पात, कच्चा लोहा, पेट्रोलियम, अनाज आदि अधिक से अधिक बोया जाता है। रॉटरडम जो है वह विश्व में सबसे अधिक व्यापार करता है और राइन नदी के व्यापार में कोयले का महत्व अधिक होने के कारण इस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। एल्सिस से हॉलैंड तक नदी के किनारे किनारे जनसंख्या भी घनी पाई जाती है। साथ ही यातायात के विचार से राइन नदी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला बंसिल से स्ट्रासबर्ग तक, दूसरा स्ट्रासबर्ग से बिंजेन तक, तीसरा बिंजेन से बोन और चौथा बिंजेन से रॉटरडम तक।
स्ट्रासबर्ग से नीचे जल की धारा धीमी रहती है, हालांकि इससे कोई कठिनाई नहीं पड़ती। बेजेन से बोन तक नदी तक एक तंग घाटी में से होकर के गुजरती है। राइन नदी का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इसको कई नदियों से नहरों द्वारा जोड़ा भी गया है। बेजर, एल्ब और ओडर जर्मनी की अन्य नदियां हैं। राइन नदी के बाद बेजर सबसे अधिक व्यापारिक महत्व की नदी है। फिर है इसके द्वारा नदी के निचले भागों को चीनी, पोटास, कोयला और ऊपरी भागों को अनाज ढोया जाता है। पूर्व की ओर ओडर ऊपरी सालेशिया के खनिज औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी सागर से जोड़ती है। इसके बाद है यूरोप में फ्रांस भी आंतरिक जलमार्गों में जर्मनी से किसी प्रकार से कम नहीं है। यहाँ पर भी भीतरी जलमार्ग की यातायात द्वारा अधिकतम लाभ उठाने की दृष्टि से बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण नदियाँ एक दूसरे से जोड़ दी गई है। फ्रांस की जितनी भी नदियाँ हैं उनके ऊपरी भागों के सिवाय सब जगह नावें हैं। रोन नदी जो कि 800 किलोमीटर लंबी है, वह सबसे जलमार्ग की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है। सेओन यहाँ का मुख्य और अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है। सोन नदी बरगंडी पहाड़ियों से निकलकर पेरिस प्रदेश में होकर इंग्लिश चैनल में गिरती है और लायर नदी एक व्यापारिक मार्ग है जो बिस्के की खाड़ी में गिरती है। साथ ही ड्रोन और गारोन यहाँ की अन्य मुख्य नदियाँ हैं। फ्रांस में नहरें भी जलमार्गों का काम देती हैं। यहाँ पर मुख्य नहरों में मारवी राइन नहर जो राइन और सोन के जलमार्ग को जोड़ती है। दूसरी है बरगंडी की नहर जो सीन और रोन नदियों को जोड़ती है। तीसरी है मार्सेलिज रोन नहर जो मार्सेलिज बंदरगाह को रोन घाटी से जोड़ती है। इस प्रकार पेरिस जलमार्गों का प्रधान केंद्र है जहाँ पर प्रत्येक भाग से आकर जलमार्ग मिलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि रूस में आंतरिक जलमार्ग कैसा है। रूस में बड़ी बड़ी नावें नदियाँ हैं किंतु वे साल के 4 महीने तक जमी रहती है। इसके अतिरिक्त यहाँ की नदियों में या तो उत्तरी महासागर, काला सागर, बाल्टिक समुद्र या कैस्पियन सागर में गिरती हैं जो व्यापार और यातायात की दृष्टि से अच्छे जलमार्ग नहीं हैं। यही दोष होने के कारण यहाँ की नदियाँ घरेलू और विदेशी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। डोनेज बेसिन के लोहे और कोयले के उद्योग, पर्म जिले का खनिज उत्पादन और मास्को तथा टूला के प्रदेशों के औद्योगिक उन्नति में डोमेज, कामा, मुस्काना की नदियों के सहयोग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वोल्गा रूस की प्रमुख नदी है। यह वास्तव में रूस की राइन नदी है क्योंकि इसके द्वारा जलमार्गों द्वारा होने वाला आधा व्यापार होता है। यह किसी कोयले और इस्पात को ही जोड़ती है और यह कैस्पियन सागर में गिरती है। नदी के ऊपरी भागों की ओर पेट्रोलियम, मछली, अनाज आदि और नीचे की ओर लकड़ियों को ढोया जाता है। नहरें वोल्गा को मास्को, रिबेंस जलाशय और लेनिनग्राड तथा बाल्टिक उत्तरी सागर मार्ग को जोड़ती है। अन्य आंतरिक जलमार्गों में कई अन्य नदियां भी हैं जो प्रवाह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में परिवहन द्वारा योगदान देती है। दक्षिणी अमेरिका की पराना पराग्वे नदी इसमें उल्लेखनीय है। इसी तरह अमेजन और उसकी सहायक नदियां भी आंतरिक भाग तक यातायात के काम आती हैं। कोलंबिया में मैंडेलेना, वेनेजुएला और मराकाइबो झील और उसकी सहायक नदियां भी परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। साथ ही अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय भागों में झीलों और नदियों द्वारा नावों द्वारा परिवहन होता है। इसमें नील और कांगो के कुछ विशेष भाग के हैं महत्वपूर्ण हैं। तो ये थे विद्यार्थियों आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत यूरोप और रूस के आंतरिक जल परिवहन। धन्यवाद विद्यार्थियों।